आखिर ये जनादेश किसका है? क्या ये जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, एनडीए के खिलाफ है? अगर उनके खिलाफ है तो ये किसके पक्ष में है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनने के बाद भी और एनडीए जो प्री पोल अलायंस यानी चुनाव पूर्व गठबंधन जिसको पूरा बहुमत मिल रहा है और उससे 20 सीटें ज्यादा मिल रही हैं, उसके बाद भी क्या ये एनडीए और नरेंद्र मोदी के खिलाफ है? ये सवाल इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि एक नैरेटिव चल रहा है। राजनीतिक दलों की तरफ से जो बात होती है सो होती है। राजनीतिक दल निश्चित तौर पर अपनी सुविधा के लिहाज से बात करते हैं और जिस तरीके से ये मैंडेट आया है, ये जनादेश आया है, विपक्ष को खास तौर से उससे संजीवनी मिली है और नरेंद्र मोदी को करारा झटका लगा है, और वो भी उस प्रदेश से जहां से दिल्ली का रास्ता बनता है, यानी उत्तर प्रदेश से। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर आपसे ये बात करने के लिए इसमें मजबूर हुआ। सवेरे कुछ मेरे ट्विटर पर किसी ने एक पोस्ट लिखी थी, उस पर कमेंट किया कि ये जो जनादेश है मोदी के खिलाफ है। अच्छा, मैंने सोचा ये जनादेश अगर मोदी के खिलाफ है तो किसके पक्ष में है? क्योंकि 240 सीटें लेकर सबसे बड़े दल के तौर पे तीसरी बार यानी 2 बार चुनाव लड़ने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, आज इस्तीफा भी दे दिया है। लेकिन अगर ये उनके खिलाफ है तो पक्ष में किसके है? जो 3 अंकों तक नहीं पहुंच पाई पार्टी यानी कांग्रेस 99, किसके पक्ष की बात हो रही है? दरअसल हो क्या रहा है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वर्ग हो या भारतीय जनता पार्टी से नफरत करने वाले लोग हों, मैं नफरत करने वाली बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रतिद्वंदिता तो बची ही नहीं है। शायद नरेंद्र मोदी के भी जो अनुयायी या जो समर्थक हैं वो भी यही भाव रखते रहे होंगे, तो इसलिए आग दोनों तरफ बराबर है। लेकिन जनादेश की जो व्याख्या की जा रही है तमाम राजनीतिक पंडितों और व्याख्याकारों के द्वारा, ये क्या सही है? क्योंकि अगर ये सही है तो फिर 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी थी तब तो कांग्रेस को महज 145 सीटें आई थी और 138 सीटें होती थी भारतीय जनता पार्टी के पास। अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा ये कहते हुए दे दिया था कि ये जनादेश एनडीए के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, इसलिए वो सरकार नहीं बनाएंगे। मात्र 7 सीटें ही ज्यादा थी यूपीए के यानी कांग्रेस के पास। उसके बाद यूपीए की सरकार बनी, फिर यूपीए 2 बनी, बढ़कर बनी सरकार, 206 सीटें आई, लेकिन 272 के आंकड़े से फिर भी बहुत कम थे, थोड़ा बहुत नहीं, 66 सीटें, 66। लेकिन सरकार बनी और चली, और तीसरी बार जब चुनाव लड़ी कांग्रेस सरकार में रहने के बाद तो उसकी आई 44 सीटें और दूसरी बार 52 और इस बार हो रही है 99। मतलब 3 अंकों का पिछले 3 चुनाव से दर्शन नहीं कर पाई है कांग्रेस। उसके बाद भी तमाम जो उसके समर्थक हैं और तमाम जो सो कॉल्ड एनालिस्ट हैं, विश्लेषक हैं, और जो मैं इनको भाड़े के बुद्धिजीवी कहता हूं, जो पूरी तरीके से कुछ भी जरा सा हो जाए तो राहुल गांधी ने बड़ा कमाल काम कर दिया। राहुल गांधी ने निश्चित तौर पर इस बार कमाल का काम किया है। कांग्रेस जो बिल्कुल रसातल में जाती दिखाई पड़ रही थी, जिस तरीके से न्याय यात्रा निकाली, जिस तरीके से पद यात्रा की और तमाम गठबंधन किए, लेकिन अगर इस पूरे मैच का सबसे बड़ा मैन ऑफ द मैच कोई है तो वो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के साथ जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति चली और अखिलेश ने जिस तरीके से टिकट बांटे, अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में ही जाकर भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है वो वहां पर रुका, ऐसी धरती पर रुका जहां पर अयोध्या है, काशी है, और जिसको मथुरा बताया जा रहा था कि अयोध्या काशी को झांकी बताते हुए मथुरा बाकी कहा जा रहा था, उस प्रदेश में बचा। जहां पर बुलडोजर बाबा हैं उस प्रदेश में, हालांकि महाराष्ट्र से भी झटका लगा है, और उस लिहाज से देखें तो पश्चिम बंगाल में भी पिछली बार से सीटें कम हुई हैं, लेकिन जो झटका उत्तर प्रदेश ने दिया उससे वो नहीं संभल पाए। वो तो गनीमत रही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आकर, तो जय जगन्नाथ यूं ही नहीं कहा, क्योंकि वहां पर उड़ीसा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की न सिर्फ सरकार बन रही है और 18 सीटें लेकर वहां पर भारतीय जनता पार्टी आ रही है, तो उससे कुछ भरपाई तो हुई लेकिन इतनी नहीं हो पाई। अब जरा इन जनादेश के जरा मायने देखते हैं। अगर ये जनादेश मोदी के खिलाफ है तो वोट परसेंटेज कितना कम हुआ है?
मतलब 1% का भी फर्क नहीं है। इस बार गठबंधन ज्यादा सतर्कता के साथ लड़ा, ज्यादा रणनीतिक तौर पर लड़ा। हाँ, चूंकि क्या होता है कि कई बार आप पैमाने बहुत बड़े कर देते हैं अपने जीवन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री 2014 में आए, तब से भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़े चमत्कार ही करती चली आ रही थी। हर बार अपना वो खुद ही सेट कर रहे थे। जिस तरीके से एग्जिट पोल आए और 400 पार का नारा दिया गया है, तो निश्चित तौर पर उससे बहुत कम रहे और खुद भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं पा पाई। जो 272 का चमत्कारिक नंबर होता है सरकार बनाने के लिए, अकेले दम भारतीय जनता पार्टी नहीं ला पाई। 2014 में उसके पास 282 सीटें होती थी और 303 थी अगर देखा जाए 2019 में। मतलब अपने ही प्रदर्शन को सुधारा गया था, वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से भी, सीटों के लिहाज से भी। इस बार वोटिंग परसेंटेज में बहुत मामूली फर्क है, लेकिन सीटें बहुत नीचे आई हैं। और अगर आप पूरे प्रदर्शन की बात करें तो ऐसे आप देखिए तो दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी कुछ विस्तार करती दिखी है। तमिलनाडु में 2 सीटों पर बहुत मजबूती के साथ लड़ी और जीतने की स्थिति में आ चुकी थी। केरल में 1 सीट पहली बार जीवन में उसने जीत ली है। उड़ीसा में जो हुआ वो चमत्कार है। अरुणाचल प्रदेश में सरकार बन रही है। खैर, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि कई बार क्या होता है, यूपी की जब जीत या हार होती है, वो तमाम हार और जीत पर अपने आप भारी पड़ जाती है। और वैसे अगर देखें तो मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप और आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ मिलकर आए तो दिल्ली में 7 की 7 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। अब देखिए तो जरा, मतलब इसको क्या कहें, मैं इसको बौद्धिक दिवालियापन नहीं कहता हूं, इसको शातिरपना कहता हूं। कैसे नैरेटिव गढ़ा जाता है, और इसको एक किस्म की मैं बेहयाई भी कहता हूं कि जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज मिठाई खिलाते हुए वो आम आदमी पार्टी का जो पीछे पोस्टर लगा हुआ है उसमें अरविंद केजरीवाल को मिठाई खिलाते दिख रहे हैं और खुशी ऐसे मना रहे हैं कि जैसे 7 की 7 सीटें जो है यहाँ की जीत ली। जबकि पंजाब में कांग्रेस उनके खिलाफ लड़ी। पंजाब में कांग्रेस का प्रदर्शन उनसे बहुत अच्छा रहा, 7 सीटें जीतनी। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ खास हासिल नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार वहां चल रही है, वहां से उनको महज 3 सीटें मिली। तो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर खुश होने के पर्याप्त कारण हैं, क्योंकि रायबरेली उन्होंने जीती, अमेठी से उन्होंने अपना पुराना बदला पूरा किया, वायनाड में राहुल गांधी को प्रचंड जीत मिली, केरल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। और जैसा मैंने कहा कि पहले 44, फिर 52, इस बार 99, 1 सीट कम रह गई, वरना उन्होंने शतक सीटों का पूरा कर लिया था। निश्चित तौर पर यह अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर उसमें देखेंगे कंपैरिजन में, अगर तुलना में, तो कहां से सरकार बनाने का दावा हो पाता है। चूंकि पूरा अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो भी 230-232 पर टिक रहा है, उससे ज्यादा अकेले भारतीय जनता पार्टी आती है। और जब पूर्व से ही एनडीए का गठबंधन था, तो फिर ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी तो क्लियर कट वहां पर विजेता नजर आ रही, क्योंकि 292 सीटें हैं, 20 सीटें जैसे मैंने पहले कहा कि ज्यादा है। लेकिन अब जरा उसमें देखिए, भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ करती थी तो वो अनैतिक होता भी अनैतिक। तमाम जो वॉशिंग मशीन की जो बात चल रही थी, लोगों को लाया गया, उसका नुकसान हुआ और वो नतीजों में भी दिखाई पड़ रहा। लेकिन नीतीश कुमार जो एनडीए के साथ चुनाव मिलकर लड़े हैं, टीडीपी तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए के साथ चुनाव मिलकर लड़े हैं, उन दोनों के लाने की कोशिशें राजनीति में, देखिए राजनीति में कोई संत नहीं होता है, यह अवसरों का खेल है और यहाँ पर नंबर का खेल होता है। इस पर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करे सो करे, लेकिन जरा जो उनके जो ये मीडिया और सो कॉल्ड जो उन्होंने एक नैरेटिव जो गढ़ने का प्रयास किया, ये दोनों आ जाएं तो बस ठीक हो जाएगा। ये याद दिलाना शुरू कर दिया गया कि चंद्रबाबू नायडू ने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो सो कॉल्ड मोदी से नफरत करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से नफरत करने वाले लोग हैं। मैं फिर यहाँ स्पष्ट करता हूँ, बुलंद भारत टीवी को ना नरेंद्र मोदी से नफरत है, ना राहुल गांधी से नफरत है, ना ही हमें किसी से प्यार है। मैं कह सकता हूँ ना काहू से दोस्ती है, ना काहू से बैर। निश्चित तौर पर जो अच्छा करे उसकी अच्छी बात करो, जो बुरा करे उसकी बुराई भी की जाएगी, और निश्चित तौर पर कम से कम थोड़ा तर्कसंगत और संतुलित दिखने की कोशिश तो की जा सकती है। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन ये जो जनादेश की व्याख्या हो रही है, इस पर आपसे बात करना थोड़ा इसलिए जरूरी लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये मैंडेट चला गया है, वास्तव में अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अपने भीतरघात
और गलत टिकटों के निर्णय, ये सारी चीज़ें जो कही जाएंगी, वोट का प्रतिशत, और वहाँ पर इससे ज़्यादा श्रेय देना पड़ेगा कैसे अखिलेश और राहुल ने बहुत मजबूती के साथ एक दूसरे को अपना वोट ट्रांसफर कराया और एक मजबूत विकल्प दिया। और निश्चित तौर पर मुस्लिम वोट, एम ब्लॉक जिसको बोलते हैं, वो पूरी तरीके से एक तरफ गया। कोई भी भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिशें थी वोट बंटवाने की, बसपा या एआईएमआईएम जिसको कहा जाता है, ये दोनों उनकी बी टीमें हैं, उनको इन्होंने नकार दिया। और दूसरे वर्गों का वोट भी, जो कि टिकटों के वितरण में बहुत गलती थी, मिला। तो इन गलतियों का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। यूपी में अखिलेश क्लियर कट विजेता बनकर उभरे, 37 सीटें उनको मिली हैं। कांग्रेस ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया, जिस हिसाब से उनको सीटें मिली थी वहां पर भी वो 6 सीटें लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जीत रहे हैं। तो ये बड़ी संख्या उनके पास, 1 या 2 से आगे वो कम से कम 6 पर पहुंचे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हार छोटी हार नहीं है उत्तर प्रदेश में। इस बात से तो सहमत होना पड़ेगा किसी भी विश्लेषक को, क्योंकि वो अयोध्या हार रहे हैं और काशी में प्रधानमंत्री मोदी का वोटों का अंतर कम होता है। तो इसके बाद एक अलग किस्म का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन ये जनादेश की जो व्याख्या हो रही है, और जो तमाम ये जो नए कुकुर कुत्ते की तरह व्याख्याकार पनप गए हैं, जो गाली गलौज और बहुत बेशर्मी के स्तर पर जाकर ये चीजें कर रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जनादेश तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि इंडिया की तुलना में अभी भारतीय जनता पार्टी वाले एनडीए के पास ज्यादा दिखाई पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो दम्भ और जो अहंकार की बात की जा रही थी, उस पर जनता ने अंकुश जरूर लगाया है, क्योंकि तमाम ऐसे फैसले हो रहे थे जो लग रहा था किसी से राय मशविरा नहीं किया जा रहा है, किसी से विमर्श नहीं किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर उस परिपाटी के खिलाफ भी इस जनादेश को समझा जा सकता है। लेकिन अगर किसी के भी पक्ष में है ये, तो वो निश्चित तौर पर वोट परसेंटेज के हिसाब से भी देखेंगे और सीटों के हिसाब से भी देखेंगे, तो वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। नमस्कार, मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।